नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, हमारे जो रूरल एरिया है, उसमें जो स्वास्थ्य का ढांचा होता है, स्वास्थ्य तंत्र का जो ढांचा होता है वो किस तरीके का होता है, स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली किस तरीके से फॉर्म की जाती है रूरल एरियाज़ में, उसके बारे में आज हम मेनली बात करने वाले हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली है, या हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरियाज़ में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसका जो ढांचा है वो किस तरीके का होता है, मेनली उस पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है ग्रामीण स्तर पर। पहला है इसका ग्राम लेवल पर, ठीक है। उसके बाद में होते हैं आपके उपकेंद्र यानी सब सेंटर्स जिनको हम कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर इनको कहा जाता है, और चौथा होता है आपका CSC जिनको बोलते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आपने देखे होंगे अपने आसपास, अपने गांव में, अपने छोटे मोटे टाउन में जो चीज़ें देखी होंगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा होता है। और ये जो टॉपिक है आज जिस पर हम बात करने वाले हैं, इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्राम समाज विकास का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है आपका ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो भी हेल्थ सर्विस हैं उनके बारे में हमें बेसिक जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो इन 4 स्तरों के बारे में आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। यहाँ से किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं उन पर हम फोकस करेंगे। तो ग्राम स्तर को सबसे पहले देखते हैं। आपको पहले ये चीज़ समझ में आ गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल जो वितरण प्रणाली है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, और उसका पहला लेवल है विलेज लेवल, ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की होती हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। ग्राम स्तर पर आपने देखा होगा जैसे समय समय पर टीकाकरण होता है, घरों से जो बच्चे होते हैं उनको टीकाकरण के लिए ले जाया जाता है, जो अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, या ग्राम स्तर पर कह सकते हैं हम जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें जो है समय समय पर संचालित की जाती हैं, ठीक है। घर घर जाकर भी जो है स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान हो गया, घर घर जाके बच्चों को ड्रॉप पिलाई जाती है। ग्राम स्तर पर 2 हेल्थ वर्कर्स मेनली काम करते हैं, एक होती है आपकी आशा कार्यकर्ता और दूसरा होता है आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो आशा से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको बोलते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। आशा वर्कर योजना जो थी, यानी कब से आशाओं ने कार्य करना प्रारंभ किया गया, ये जो हुआ था स्टार्ट आपका 2005 से, ठीक है। 2005 से आशा कार्यकर्ताओं की जो योजना थी या आशा कार्यकर्ताएं जो थी उनने काम करना स्टार्ट किया था, यानी ये पद कह सकते हैं इसको, या फिर जो हेल्थ वर्कर इसको नाम दिया गया है आशा कार्यकर्ता, इसने 2005 से कार्य करना प्रारंभ किया था। और दूसरा होता है आपका जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। ये जो सिस्टम है ये काफ़ी पुराना है और ये लगभग 1975 से चल रहा है। 1975 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है लगातार ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रही हैं, और ये किस योजना के अंतर्गत कार्य करती हैं, ICDS योजना के अंतर्गत, ठीक है। ICDS योजना जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना। ICDS के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो समय समय पर मानक होते हैं सरकारी अस्पतालों के, जिला अस्पतालों के, इसमें मैं जिला अस्पताल की बात नहीं करने वाला हूं। ग्राम स्तर पर, उपकेंद्र स्तर पर, PSC स्तर पर और CSC स्तर पर, इन 4 लेवल्स के बारे में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो इसके बाद में बनाएंगे जिसमें हम जिला अस्पतालों के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, जिला अस्पतालों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो मानक हैं स्वास्थ्य तंत्र के हिसाब से, जो मानक होते हैं उनको कितने हद तक जिला अस्पतालों ने पूरा किया, या फिर हमारे जो जिला अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें वास्तविकताओं में मूलभूत सुविधाएं जो है हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम स्तर पर 2 मुख्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, एक होती है आपकी आशा, एक होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। आशा की फुल फॉर्म आपको पता चल गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है, ICDS योजना के अंतर्गत। ये 2005 से कार्य कर रही हैं और ये 1975 से कार्य कर रही हैं। दूसरी चीज़ कि दोनों ही जो कार्यकर्ता होते हैं कौन होते हैं, ये महिलाओं में से, यानी जो लोकल स्तर की या ग्राम स्तर की जो कोई महिला होती है उसी को आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चुना जाता है, ठीक है।
अब एक प्रश्न आता है और पिछले कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो आशा कार्यकर्ता होती है वो मिनिमम कितने लोगों की आबादी पर नियुक्त की जाती है। प्रति 1000 जनसंख्या, या हम कह सकते हैं 1000 लोगों के ऊपर एक आशा कार्यकर्ता और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है, ये काम करती हैं। ठीक है, इनका दोनों का ही काम क्या है, ये जो है एएनएम को आवश्यक सहायता देती हैं। ठीक है, एएनएम को क्या देती हैं, ये आवश्यक सहायता देती हैं। एएनएम की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ इसको कहते हैं। गांव में टीकाकरण जो भी होता है, समय समय पर जो भी बीमारियां हैं या जो बच्चों को समय समय पर जब बच्चा का जन्म होता है उसके बाद में समय समय पर उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए जो टीके लगाए जाते हैं, उस टीकाकरण अभियान में एवं स्वास्थ्य संबंधी जो सर्वेक्षण होते हैं उनमें एएनएम की सहायता करने का कार्य आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में और इनका कार्य क्या होता है, या हम कह सकते हैं ग्राम लेवल पर जो भी हेल्थ स्ट्रक्चर है हमारा, उसका और क्या कार्य होता है कि जो भी मदर होती हैं, माताएं होती हैं, उनको प्रसव पूर्व देखभाल उनकी करना सुनिश्चित करना, और प्रसवोत्तर मतलब बच्चे के जन्म के बाद में उनको समुचित देखभाल प्रदान करने का कार्य किसका है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का है। यानी इनको जो भी मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या जो भी माताएं होती हैं, उनको प्रसव से पहले यानी बच्चे के जन्म से पहले कितने प्रकार की उनको दवाइयाँ दी जानी है, कितने प्रकार के उनको टीके लगाए जाने हैं, उनके पोषण की स्थिति क्या है, उनको वास्तविक रूप से अच्छा मतलब जो है खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन को सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इस चीज़ का जो है प्रबंध आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी मदर होती हैं उनका प्रसव पूर्व जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य भी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। गर्भवती माता और बच्चों को पूरक पोषण प्रदान करने की जिम्मेदारी भी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की होती है। ये आपका पहला लेवल हो गया ग्राम स्तर पर। इसके बाद में आता है आपका उपकेंद्र, या जिनको हम कहते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर। ठीक है, सब हेल्थ सेंटर इसको कहते हैं, सब सेंटर्स भी इनको कहा जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं उसको देख लेते हैं। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ये सरकारी स्वास्थ्य विभाग जो हमारा है, ठीक है, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर जो है उसका ग्राउंड लेवल का या जमीनी स्तर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था होती है उसको देखने का कार्य उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर किया जाता है। ठीक है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र जो होता है लगभग 3 से 4 गांवों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। ये दूसरा पॉइंट है, पूछा जा सकता है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र 3 से 4 गांवों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं समुचित रूप से प्रदान करता है। इसके अलावा प्रत्येक उपकेंद्र में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत NRHM मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, NRHM इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है अपना, इसके तहत प्रत्येक उपकेंद्र में 2 ANM कार्य करती हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं यहाँ पर कोई भी MBBS डॉक्टर नहीं बैठता है। ठीक है, यही इसका संचालन करती हैं जो 2 ANM होती हैं। अब सबसे प्रमुख प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है ये कितने लोगों की आबादी पर इसका निर्माण किया जाता है या इसको बनाया जाता है। तो ये जनरली 3000 से लेकर के 5000 की आबादी पर स्थापित किया जाता है। और 3000 की आबादी किन क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं या पिछड़े क्षेत्र हैं। ठीक है, पहाड़ी, आदिवासी और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें 3000 की मिनिमम जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, तो उनमें यह संख्या जो है 5000 मानी जाती है। यानी मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 5000 की पॉपुलेशन पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र 3000 से 5000 की आबादी पर स्थापित किए जाते हैं। 3000 पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है, और जो पिछड़े हुए अपने एरिया हैं वहाँ पर, और मैदानी क्षेत्रों के लिए 5000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाता है। फंक्शंस क्या हैं, इसके विशेषताएँ क्या हैं। फंक्शंस की बात करें तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। टीकाकरण, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, टीकाकरण को सुनिश्चित करते हैं। सुरक्षित पेयजल एवं बुनियादी स्वच्छता को ध्यान में रखा जाता है इन्हीं के द्वारा कि सभी को सुरक्षित पेयजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है,
पुराने समय में ये होता था कि जैसे कुएं वगैरह से पानी लिया जाता था, तो वहाँ पर समय समय पर क्या किया जाता था, उस कुएं के पानी को स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए वहाँ पर दवाइयाँ उसमें डाली जाती थी, पानी को शुद्ध किया जाता था। तो ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन के अंतर्गत ये कार्य कर रहे हैं 3000 से 5000 की आबादी को, इनका कार्य ये होता है कि यह सुनिश्चित करना कि इतनी जो पॉपुलेशन जिसके ऊपर हम बैठकर कार्य कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही हैं, इन चीज़ों की जानकारी इनको रखनी है। इसके अलावा जो परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, उस परिवार नियोजन से जुड़ी हुई जितनी भी सेवाएँ होती हैं वो भी यहाँ से जो है लोगों को प्राप्त होती हैं उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर से। ठीक है, ये हो गया आपका उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर, सब सेंटर। इसके बाद में आता है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PSC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं ये 20,000 से 30,000 की आबादी पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार से याद करने का वही तरीका है कि 20,000 जो आबादी है मिनिमम वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है, मैदानी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम जनसंख्या 30,000 होनी चाहिए। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की न्यूनतम आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो बेड कैपेसिटी होती है, ठीक है, मरीजों के लिए जो बेड निर्धारित किए जाते हैं, बिस्तर निर्धारित किए जाते हैं, वो बेड कैपेसिटी मिनिमम 6 होती है। कम से कम 6 बेड प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होने चाहिए। इसके अलावा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 4 से 5 उप स्वास्थ्य केंद्र कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है हमारा, PSC होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, वो 4 से 5 उप केंद्रों का सुपरविजन के रूप में कार्य करता है। अब स्टाफ की बात करते हैं कि स्टाफ क्या क्या होता है इसमें। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है हमारा PSC, उसमें टोटल 15 कर्मचारी होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ से कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो टोटल स्टाफ होता है 15 होता है। अब 15 में क्या क्या होता है, देखिए जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है वो मेडिकल ऑफिसर कितने होते हैं, 1 होता है जो MBBS होता है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर की संख्या 1 होती है। इसके बाद में एक आपकी स्टाफ नर्स होती है, एक फार्मासिस्ट होता है, एक ANM। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ANM कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, एक जो है हेल्थ असिस्टेंट मेल होता है और एक हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होता है। स्वास्थ्य सहायक जिसको हम कहते हैं, स्वास्थ्य सहायक मेल और फीमेल, ये 2 होते हैं। ठीक है, तो एक मेडिकल ऑफिसर हो गया। जो मुख्य पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेडिकल ऑफिसर 1, ANM 1। ठीक है, इसके अलावा ये आपको याद नहीं करने, केवल मैंने समझाने के लिए बताया। UDC अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, MTS कर्मचारियों की संख्या 4 होती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। और इसके अलावा ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर होता है जो समय समय पर जो प्रशिक्षण संबंधी कार्य होते हैं, यानी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है यहाँ पर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं ग्राउंड लेवल के, जैसे आशा हो गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ते हो गए, इनको समय समय पर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके लिए ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, तो कुछ जनरली जो सेवाएं हैं, जितनी सेवाएं हमने उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर देखी थी वो सभी सेवाएं तो इसमें दी ही जाती हैं, इसलिए मैंने उनको बार बार वहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जितनी भी हेल्थ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दी जाती हैं। इसके अलावा जो अलग से इसमें जो फंक्शन होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ OPD सेवा होती है। ठीक है, OPD जैसे आपने लिखा होगा, कभी आप देखे, आप कभी गए होंगे स्वास्थ्य केंद्र में तो वहाँ पर लिखा होगा OPD विभाग। ठीक है, OPD डिपार्टमेंट। तो OPD का मतलब क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, बाहरी मरीज विभाग उसको कहते हैं, बाहरी मरीज विभाग। तो OPD सेवा जो है वो होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। इसके अलावा यहाँ पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा पोषाहार संवर्धन से जुड़े हुए कार्य भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किए जाते हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में आपका जो है CSC का स्ट्रक्चर क्या होता है, CSC में कौन कौन सी प्रमुख बातें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, CSC। ठीक है, इसको कहते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है ये 80,000 से लेकर के 1 लाख की आबादी पर स्थापित किए जाते हैं। 80,000 आबादी निर्धारित की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में मिनिमम 80,000 की जनसंख्या के लिए, 80,000 की आबादी के लिए एक CSC स्थापित किया जाएगा। वहीं मैदानी क्षेत्रों के लिए यह संख्या 1 लाख होती है। ठीक है, 80,000 से 1 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि ये 24 आवर सर्विस यहाँ पे होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, 24 घंटे आपको कोई भी समस्या हो आप CSC में जा सकते हैं।
बेड कैपेसिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। बेड कैपेसिटी कितनी होती है? मिनिमम 30 बेड जो होते हैं वो एक सीएससी के अंतर्गत होते हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो न्यूनतम बेडों की संख्या है, न्यूनतम बेड कैपेसिटी है, वो कितनी है? 30 है। स्टाफ इसमें टोटल 25 का होता है। स्टाफ में आपको सभी के नाम याद नहीं रखने, आपको याद रखना है कि मेडिकल ऑफिसर कितने होते हैं? मेडिकल ऑफिसर 4 होते हैं, ठीक है। एक सीएससी में जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, उन्हीं को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। तो मेडिकल ऑफिसर्स की संख्या 4 होती है, एएनएम 2 होती है, ठीक है। 2 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं और मेनली आपको मेडिकल ऑफिसर और एएनएम की संख्या के बारे में ही पता होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर 4, एएनएम 2, इसके अलावा रेडियोग्राफर होता है जो एक्सरा वगैरह जो काम होते हैं उनको करता है। स्टाफ नर्स 7 होती हैं। एक फार्मासिस्ट होता है आपका, एक डीईओ होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 4 होती है इनकी संख्या। लैब टेक्नीशियन की संख्या 1 होती है। एक ड्रेसर होता है, जैसे मान लो कोई चोट वगैरह लग गई तो जो पट्टी वट्टी करने का कार्य करता है वो एक ड्रेसर होता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ 3 होता है, एक ड्राइवर होता है, ठीक है। ये इस तरीके से टोटल जो संख्या होती है 25। याद रखिए 25 मैक्सिमम नंबर नहीं है, ये 25 जो संख्या है ये न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम एक सीएससी में 25 का स्टाफ होना चाहिए, जिसमें से 4 मेडिकल ऑफिसर और 2 एएनएम, ठीक है, ये मस्ट हैं। फंक्शंस क्या हैं इसके? यहाँ पर क्या होती है कि नियमित यानी रेगुलर और इमरजेंसी सर्विस 24 आवर प्रोवाइड करी जाती है सीएससी में। सर्जरी की सेवा भी यहाँ पर उपलब्ध होती है, यानी जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं छोटे मोटे, उनकी व्यवस्था भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होती है। 24 आवर डिलीवरी यहाँ पर सिस्टम उपलब्ध रहता है। 24 आवर 24 घंटे में आप कभी भी जाओ तो डिलीवरी का सिस्टम यहाँ पर जो है 24 घंटे उपलब्ध रहता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध होती है, जैसे एम्बुलेंस हो गई अपनी, और ट्रांसपोर्ट वगैरह, परिवहन के लिए एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर समुचित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सीएससी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वो 4 से 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए, यानी 4 से 5 जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनके लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट के तौर पर इसको जाना जाता है। यानी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है, या कोई किसी को भी ऐसी कोई असुविधा हो गई स्वास्थ्य संबंधी जिसका निराकरण यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो 4 से 5 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे उनके ऊपर एक सीएससी होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ से सीधा मरीज को रेफर कर दिया जाता है सीएचसी के लिए, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए, और इसीलिए सीएचसी को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और ये रेफरल यूनिट कितने के लिए होता है? ये 4 से 5 स्वास्थ्य केंद्रों के लिए होता है, 4 से 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हमारा हेल्थ सिस्टम है, उसके ढांचे को, उसके तंत्र को हमने समझा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने जिला अस्पतालों के बारे में बात नहीं की है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक रिपोर्ट, जिसके बारे में अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था, उसमें एक रिपोर्ट आई है आपकी 2020-21 में। तो उसमें क्या है कि जो सिस्टम है आपके जिला अस्पतालों का, उसके जो मानक हैं, मानक होते हैं, जो स्वास्थ्य तंत्र के जो मानक हैं जिला अस्पतालों के लिए, उन मानकों पर कितने हद तक जो हमारे जिला अस्पताल हैं वो खरे उतरे हैं और क्या क्या डाटा वहाँ से निकल के आ रहा है, उस डाटा को पूरे को मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।